चलिए तो अभी नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं ना, सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत बड़ी आ रही है कि सर क्या फंडा है, क्या फंडा नहीं है। मैं एक बात कहता हूं कि किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी चेक की जाती है वो चेक की जाती है उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन इज चेक्ड बाय इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक की कुछ मेटल है M2 पॉजिटिव स्लैश M करके दे रखा है। इसका मतलब पता क्या, M2 पॉजिटिव M, इसका मतलब है कि ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रेडॉक्स अभी नहीं पढ़ी है तो टेंशन मत लो, अभी करते हैं। और जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना कर लो, ज्यादा हैंग होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत है नहीं। सारे क्वेश्चन लगा लोगे जितनी बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा हो मैंने ट्रिक भी करा रखी है, लीटा, कार, आड़ी, जमी, फनी, पंजाबन है, ऐसा कुछ है। लिथियम की वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट, है ना। कैल्शियम की वैल्यू होती है -2.87 वोल्ट। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी होती हैं और लास्ट में ना कुछ गोल्ड लिखा होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.50 वोल्ट। अब इन वैल्यूज का मतलब क्या है, लोअर या लेसर the value of E naught, more stable will be the compound in that oxidation state। एक बात तो याद रखो, बस देखो ज्यादा बड़ी मैं इस वीडियो को करूंगा नहीं, कंसेप्ट में तो कम ही टाइम लगाऊंगा, क्वेश्चंस में जितना मर्जी टाइम लग जाए। ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं कि जितनी ई नॉट की वैल्यू छोटी होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब ये दे रखा है M2 पॉजिटिव बाय M। M2 पॉजिटिव बाय M का मतलब क्या है, ये इन मेटल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी है इनकी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और जिसकी जितनी वैल्यू कम है ना, जिसकी जितनी वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो उतना ज्यादा स्टेबल है। देखो जैसे इसकी वैल्यू -1.63 है, अगर मैं आपसे पूछूं इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जिसकी वैल्यू जितनी कम है। आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल है टाइटेनियम। फिर बात करें तो वैनेडियम, मैग्नीज, जिंक, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम स्टेबल कौन है। अब आप एक चीज चेक करो कि सबकी वैल्यू नेगेटिव है, बस एक भाई साहब है जो रूल से हटके चल रहे हैं, वो है कॉपर की, उनकी वैल्यू है 0.34। इसका मतलब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है, वो नहीं चाहते उस स्टेट में रहना। अगर कोई रहना चाहता है मतलब उसकी वैल्यू इतनी नेगेटिव आ रही है, और जितनी ज्यादा नेगेटिव आ रही है इसका मतलब उतना ज्यादा स्टेबल है। वैसे अब आप पूछोगे सर ये वैल्यू नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि ये मेटल शो करती है ऑक्सीडेशन, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। बट हम जो रूल है IUPAC जो हमारी संस्था है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में लेना स्टार्ट कर दिया। ये मेटल सारी ऑक्सीडेशन शो कर रही है। अब जब किसी का ऑक्सीडेशन, ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो कंपाउंड वहां पे उतना ज्यादा स्टेबल होगा उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब बात यह है कि सर ये तो चलो आपने एक डाटा हमें दे दिया, अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। सबसे पहला फैक्टर है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखोगे बहुत जगह यही रीजन रहता है कि किसी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई या किसी की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगला फैक्टर है, प्लीज ध्यान से फोकस करना इन बातों पे, अगला फैक्टर है सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, एक मेटल को आप सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दो, इसको यहां पे हम लोग बोल सकते हैं एटमाइजेशन एनर्जी भी बोला जा सकता है, जो आपका दिल करे वैसे बोल देना।
ठीक है। अगला फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट फैक्टर है हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी। आई होप आपको इन सबका मतलब पता है। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करोगे। अब किसी को अगर आप सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब एनर्जी देनी पड़ती है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी किसी को बोलते हैं जब हमें किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तब भी एनर्जी देनी पड़ती है, तो यहां पे भी डेल्टा एच क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। नहीं पता तो याद रख लो, वैसे आई होप कि आपको पता होगा। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी है कि किसी मेटल को आप पानी में डाल रहे हो, ठीक है, तो जब वो जो एनर्जी वहां से रिलीज होगी, अब आप दे नहीं रहे हो, वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब देखो किसी भी मेटल की स्टेबल होने के लिए ना ये वैल्यूज होनी चाहिए लो, ये वैल्यूज होनी चाहिए हाई, मतलब हमें एनर्जी कम देनी पड़े और एनर्जी ज्यादा निकले। मजा कब आएगा, हमें कहीं पे पैसे कम देने पड़े और हमें आउटपुट ज्यादा मिले, है कि नहीं, मजा तभी ज्यादा आता है। अभी लाइक कहीं फिजिक्स के टीचर है, वो कह रहे हैं हमें तो 15 रुपए फीस लेनी है, हमें तो 2000 रुपए फीस लेनी है, तो वो मजे वाली बात नहीं लगती। अब भारत सर है, थोड़ा बहुत मजा आ रहा होगा। तो जहां पे हमें लो चीज देनी पड़े वो चीज ज्यादा मजे वाली, और वहां से हमें हाई आउटपुट मिले। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं डोमिनेटिंग, बहुत ही डोमिनेटिंग। अब मैं एक बात बताऊं, इनका जो सम है वो अगर लो है, मतलब इनको जब सम कर देते हैं ना उसे बोलते हैं डेल्टा एच टी। इनको जब तीनों को जोड़ते जाते हैं क्या होता है, डेल्टा एच टी सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा हाइड्रेशन इंथैल्पी। याद रखना ये होता है फॉर्मूला डेल्टा एच टी का, और ये जितनी वैल्यू लो आएगी, लो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टी मीन्स क्या है, वहां पे हाई स्टेबिलिटी है। और एक चीज मैंने आपको भी बताई कि जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। याद रखना ये बात कि एक मेटल की उस ऑक्सीडेशन स्टेट में जितनी वैल्यू कम है, वो कंपाउंड उस ऑक्सीडेशन स्टेट में उतना ही ज्यादा स्टेबल भी है। हमने बात की ना लिथियम की वैल्यू -3.05 वोल्ट है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। एयू की वैल्यू है +1.50 वोल्ट, मतलब वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत कम स्टेबल है, वो नहीं पसंद करता उस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना। आगे बढ़ते हैं। सर ये कैसे होता है, देखो अगर आप किसी मेटल को लिखना चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, फोकस करना इस बात पे भी इंपॉर्टेंट है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए तो हम ऐसे लिखते हैं M2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नहीं याद है टेंशन मत लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे ऐसा। ये मेटल होती है सॉलिड स्टेट में, एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, यहाँ पे जो हीट चेंज आया, देनी पड़ी या एनर्जी रिलीज हुई, इसे बोलते हैं डेल्टा एच टी। अब जैसे मैंने आसानी से लिख दिया, आपको ऐसे लिखने को मिलेंगे, आपने 11th क्लास में देखा होगा, मैं ऐसे लिखते थे, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और जिंक क्या बन गया, जिंक 2 पॉजिटिव बन गया, ऐसे लिख देते थे हम, है ना। और ये सॉलिड स्टेट में होता था, ये एक्वा स्टेट में होता था, लिख देते थे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक बॉर्न हैबर साइकिल आपने सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें हम बताते थे कि एक प्रोसेस को हम ना एक स्टेप में करके दिखा देते हैं, फिर जो चेंज आता है ना, फिर हम दिखाते हैं कि अलग अलग स्टेप में कैसे हुई है वो रिएक्शन। अब ये सॉलिड स्टेट में है तो पहली बात तो इस मेटल को आप गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करो, तो यहां पे जो एनर्जी लगी उसे बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी या एटमाइजेशन एनर्जी। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर सब्लिमेशन एनर्जी क्या, एटमाइजेशन एनर्जी क्या। सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है। फिर आपने क्या कर लिया, ये गैसीय स्टेट में मेटल है, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए भाई। अब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब भी एनर्जी देनी पड़ती है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। दूसरी बात। अब तीसरी बात, ये है गैसियस फॉर्म में, ये है एक्वस फॉर्म में, मतलब आप इसको किसमें डालोगे, पानी में डालोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्लियर होती है बातें। तो ये कुछ इस तरह से होता है, लाइक कोई भी मेटल है, पहले आप उसको सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हो, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, फिर आप उसको पानी में डालते हो,
इस तरह से टोटल एनर्जी चेंज देखा जाता है कि वो कैसे आ रहा है। जितनी कम वैल्यू आती है, जितनी कम वैल्यू रहेगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल है उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। और भी कई सारी बातें हैं। अब अगर किसी की वैल्यू लेस है, लेस वैल्यू ऑफ ई नॉट रिलीज H2 गैस इन एसिड। कैसे सर, कैसे होते हैं? मान लो एक मेटल है, मेटल को आपने डाल दिया एसिड में। एसिड किसे बोलते हैं? जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। यहां पे आया 2H पॉजिटिव, ठीक है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगी, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब ले लेंगे, M पे क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव और ये बन गया H2। अब बात ये कि मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहे, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये वैल्यू जब नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये सारी मेटल M2 पॉजिटिव होना चाहती हैं, और जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव है वो उतना ज्यादा जल्दी से चाहती है होना। समझ रहे हो? तो जब ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहती हैं तो H2 बनेगा। इन केसेस में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन H2 गैस को रिलीज नहीं करता है एसिडिक मीडियम में या लिबरेट नहीं करता है, तो वो है कॉपर। कॉपर नहीं करता, कॉपर नहीं देता आसानी से इलेक्ट्रॉन। जिंक दे देगा या नहीं दे देगा, बताना जरा। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। कॉन्फ़िगरेशन बनती है Ar18 4s2 और 3d है 10। बताना ये 2 प्लस करेगा नहीं करेगा, बताना। ये 2 प्लस में जाना पसंद करता है नहीं करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। ये दे देगा 0। क्लियर है? तो ये डी में 10 रखेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी। चलो आगे बढ़। क्लियर हुई बात? सिंपल सा फंडा है भाई, जितनी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव वो उतना अच्छा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। वो उतना अच्छा क्या कहलाएगा वहां पे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा ये फंडा। अब ना एक वैल्यू दी होती है आपको, उसमें मतलब एक टेबल कुछ ऐसे बनी हुई है, E नॉट M3 पॉजिटिव बाय M2 पॉजिटिव। मतलब आपने क्या कर दिया, 3 पॉजिटिव में लेके, अभी तो M था मेटालिक फॉर्म से 2 पॉजिटिव में लेके देखा तो वैल्यूज आई, तो मतलब पता लग गया जितनी वैल्यू कम उतना ज्यादा स्टेबल। अब 3 पॉजिटिव में लेके गए तो चेक करने लगे किसकी स्टेबिलिटी कितनी कहां पे है। अब बेटा फोकस करना, यहां पे हैंग नहीं होने की जरूरत आपको, ठीक है। जैसे मैग्नीज की वैल्यू आई है, मैग्नीज की वैल्यू है प्लस 1.57 वोल्ट। अब प्लस 1.57, ये याद रखने की जरूरत नहीं आपको, अभी रट्टे मारने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ट्रिक देखेंगे बिल्कुल बढ़िया। ये प्लस 1.57 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू कम है या ज्यादा है? ऑफ कोर्स ये ज्यादा है। कहा हम नेगेटिव में बात करें, अभी ये प्लस में जा रहा है। यहाँ पे देखो तो माइनस 1.18 है, यहाँ पे देखो तो मतलब Mn प्लस 3 में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, यहां से पता लगाओ ना। तो आंसर है सर नहीं रहना चाहता। अब क्यों नहीं रहना चाहता, अब इस बात पे आ जाओ। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ar18 4s2 3d 5। यही होती है ना 25 के साथ से 18 2 20 और 5 25। 3 प्लस बोले तो 3 माइनस, ये 0 हो गया 4s में 0, और डी में कितना हो जाएगा 4। अब डी भाई साहब जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने वाले थे, स्टेबल क्या, जब डी एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो, बट डी भाई साहब के साथ क्या हो गया, मजाक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया। तो अब ये बताओ, ये 3 प्लस में रहना पसंद करेंगे या 2 प्लस में जाना पसंद करेंगे? 2 प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आया, ये 2 प्लस हो गई, मतलब डी में 5 होगी। अब देखो जब 2 प्लस है, जब 2 प्लस है तो इसकी वैल्यू है माइनस 1.18, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल है, तभी तो वैल्यू बहुत कम है। जब 3 प्लस में लेके गए मतलब डी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, डी में 4 हो गए, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो वैल्यू इसकी प्लस 1.57 वोल्ट होगी। ऐसे एक क्वेश्चन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव चलता है ना, तो वेरी लेस वैल्यू होती है, वेरी लेस, बहुत कम होती है, नेगेटिव में होती है इसकी वैल्यू स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की। अब बताओ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वेरी लेस का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये बहुत कम है इसका मतलब यहाँ पे स्टेबल है। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है तो समझिए क्या होगा, क्या होने वाला है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यार 18 4s2 3d 1, 18 2 20 और 1 21। 3 प्लस बोले तो 3 माइनस कर दो, 0 0। अब 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसको फायदा हुआ नुकसान हुआ,
ये AR18 पे पहुंच गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। हर किसी का सपना क्या होता है, नोबल गैस बनना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसी बोला जाता है, ये पा गया तो यहाँ पे ये स्टेबल है। आई होप अब आप लोग वैल्यूज को देख के पता लगा लोगे कि जिसकी वैल्यू जितनी कम है या जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा स्टेबल है या उतना कम स्टेबल है। क्लियर होती है बात? चलो अभी लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस और ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन आई होप कि मैं स्क्रीन पे दिखा पाऊंगा। क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, फर्स्ट रो यानी कि 3D सीरीज, द ई नोट वैल्यूज आर, कुछ वैल्यूज दी गई हैं लाइक जो मैंने आपको पहले दी थी वैनेडियम क्रोमियम की। एक्सप्लेन द इरेगुलरिटीज इन द वैल्यूज, कि इनकी वैल्यूज में इतनी इरेगुलरिटी क्यों है, कोई रेगुलर पैटर्न क्यों फॉलो नहीं किया गया। तो देखिए जो ई नोट की वैल्यूज है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। और जो सबसे बड़ा रीजन है इसका वो क्या है, ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी, IE1 एंड IE2। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इरेगुलर है, सबसे ज्यादा। एंड आई होप कि आपको पता है क्यों। हमने देखा था क्रोमियम 1 पॉजिटिव का केस, मैग्नीज 1 पॉजिटिव का केस। यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा थी, मैग्नीज की थी। बट जैसे हम क्रोमियम 2 पॉजिटिव पे जाते हैं, मैग्नीज 2 पॉजिटिव पे जाते हैं, तो मैग्नीज की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, इरेगुलर पैटर्न है बहुत, ठीक है। इसी वजह से आपको याद होगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 4s2 3d5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 4s1 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना अभी के लिए किसमें से आसान है, इस भाई साहब में से आसान है, क्योंकि s के पास 1 है, इसमें s में 2 है, पेयरिंग हो चुकी है, पेयरिंग तोड़ना मुश्किल रहता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अब सेकंड केस में आओ, ये हो जाता है 4s0 और ये हो जाता है 3d5, ये हो जाता है 4s1 और ये हो जाता है 3d5। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से आसान है, अब इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके d में से जाएगा और इसका s में से जाएगा, तो इसमें से निकालना आसान है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। वो इरेगुलर पैटर्न की वजह से ही आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा इरेगुलर रहती है। अगली बात, why is E नोट वैल्यू फॉर द Mn3 पॉजिटिव, अभी फोकस करना, Mn3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव बाय Mn2 पॉजिटिव कपल मच मोर पॉजिटिव। अरे ये क्वेश्चन तो मैं दिखाई दूंगा, मच मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr3 पॉजिटिव एंड Cr2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। देखो वैल्यूज जो होती है ना, अगर मैं बात करूं Mn3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव, फोकस करना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है ई नोट की, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है ई नोट की। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन तक आप लोग निकाल चुके हो, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यानी कि ये कुछ ऐसे होगा 4s0 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने यानी ये कुछ ऐसे होगा 4s0 और 3d4, 24 के हिसाब से तो यही बात बनती है ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब यही बनेगा ना, इसके डी में 4 है तो इसके डी में 5 है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके डी में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड से किसमें जा रहा है, अनस्टेबिलिटी तो हो जाएगी, एग्जैक्टली हाफ फील्ड तो ये नहीं रहा। और इसमें D4 से क्या हो गया, D3 हो गया एंड ये स्टेबल हो गया सरप्राइजिंगली। सर ये कैसे स्टेबल हो गया, अगर आप लोगों को याद हो डी ऑर्बिटल कुछ ऐसे होता है, जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया और आई होप कि सभी ने पढ़ लिया है, डी ऑर्बिटल कुछ ऐसे होता है ना, ये होता है DXY, ये होता है DYZ, ये होता है DZX, ये होता है DX² माइनस Y², ये होता है DZ²। इन्हें क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड T2G, इट इज कॉल्ड EG। अगर इसकी स्प्लिटिंग करें, ये कुछ ऐसे स्प्लिटिंग होती है ना, कुछ ऐसी स्प्लिटिंग होती है, ये EG और ये T2G, ठीक है। अगर क्रोमियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका T2G जो है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया। और जो मैग्नीज से इस तरफ वाले है ना, इस तरफ वाले
वो D5 अगर ना हो ना तो वो D5 की तरफ जाना नहीं पसंद करते, वो D3 की तरफ जाना पसंद करते हैं। दोबारा बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैग्नीज से इस तरफ की मेटल लाइक क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, ये जो मेटल है ये क्या पसंद करती है, ये पसंद करती है 3 होना D में, क्योंकि फिर इनका T2G लेवल पूरा हो जाता है। देखो स्टेबिलिटी मैंने कब बोली, या तो D में 5 हो या फिर D में 10 हो, बोलिए मैंने। अब एक नई बात और सीखो कि जो मैग्नीज से इस तरफ वाली मेटल्स हैं वो कब भी स्टेबल हो सकती हैं, जब उनमें D3 हो जाए। वो कैसे सर, उनका T2G लेवल हो जाता है, T2G में पहुंच जाती है वो। क्लियर है? तो इसका आंसर आप लोग कैसे समझ में आ गई, मेरी बात नहीं आ गई भैया? इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो D5 से D4 में आ गया, अनस्टेबल हो गया। इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों है? बिकॉज वो D4 से D3 में आ गया, D3 से इसकी T2 में 3 हो गई, एग्जैक्टली हाफ फिल हो गया, इस वजह से वो स्टेबल हो गया। क्लियर होती है मेरी बात? नहीं होती है, हो जानी चाहिए भैया अभी तो। ठीक है, आंसर क्या लिखा? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज विल बी लार्ज, द E नॉट वैल्यू ऑफ Mn3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव विल बी मोर पॉजिटिव देन दोज ऑफ Cr3 positive, Cr2 positive, and Fe3 positive, Fe2 positive. Thus, Mn3 positive will be less stable and less important in its chemistry. तीसरा, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब एनर्जी देना, पॉजिटिव है ना, दैट्स हाउ पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन, द E नोट M2 positive slash M वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, पता है आपको 0.34 होती है। व्हाट इज पॉसिबली द रीजन फॉर दिस? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है। एंड दिल बोल रहा है, दिल, और दिल कई बार सच बोल जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा, और पेपर में बैठोगे आप, सर सही बोल रहे हो, दिन आएगा, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? रीजन क्या बताया था अभी मैंने इसका, कि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी लो है और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है। आंसर इसका यही लिखा मिलेगा आपको। E नोट फॉर एनी मेटल डिपेंड ऑन द सम ऑफ, किन किन पे डिपेंड करता है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी। कॉपर हैज हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड लो हाइड्रेशन इंथैल्पी, हेंस इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव? ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं एक बार दोबारा करवा देता हूं। Cr2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव में से कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है? कौन, किसको बहुत जल्दी है इलेक्ट्रॉन देने की? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब Cr2 पॉजिटिव से कहां जाना चाहता है? Cr3 पॉजिटिव की तरफ, Fe2 पॉजिटिव से। इसका सिंपल तो आंसर आपको पता होगा कि इसके पास आ जाएगा D3, इसके पास आ जाएगा D5। ठीक है, यहां से देखें तो ये भी स्टेबल हो रहा है, ये भी स्टेबल हो रहा है। जब दोनों स्टेबल हो रहे हैं तो हमारी हेल्प करेगी कौन? E नोट की वैल्यूज। इसको याद रख लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे कहां गया भाई, मत जाओ ना जैसे। तो कॉपर की जब आप ये वैल्यू देखते हो ना, Cr3 पॉजिटिव वाली, तो वो होती है बच्चों -0.41। याद रखना ना, ये अगर क्वेश्चन बनता है, ये ज्यादा मजे वाला आंसर दे देगा। ये इसके होते हैं +0.77। तो यहां पे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? जिसकी वैल्यू जितनी कम वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो इसकी वैल्यू होती है -0.41, तो ये ज्यादा स्टेबल। लोअर द वैल्यू हायर द स्टेबिलिटी। क्लियर होती है बात या नहीं होती है? अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है Cu प्लस आयन इज मोर स्टेबल इन, एक्सप्लेन वाई Cu2 प्लस आयन इज मोर स्टेबल। क्योंकि Cu2 प्लस आयन की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है, डिस्कस किया है हमने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव कंपाउंड्स टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू +3 स्टेट? क्वेश्चन समझ आता है? Mn2 पॉजिटिव है एंड Fe2 पॉजिटिव है, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आप खुद आंसर कर सकते हो। इसकी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी इसकी D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर मैं बात करूं 3 में,
3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताना जरा। इसकी D5 होगी, इसकी D4 होगी। और आप चाहो तो E0 वाली वैल्यू से भी आंसर कर सकते हो। आप पाओगे कि इसकी E0 की वैल्यू कम है, अभी देखी थी हमने, आयरन की भी लिखी थी और मैग्नीज की भी मैंने स्टार्टिंग में करवाई है। तो भैया ये ज्यादा स्टेबल है अगर 3+ वाले केस में देखो तो। 2+ वाले में देखो तो मैग्नीज ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8.17 है ये। For M2 positive by M and M3 positive by M system, the E0 values for some metals are this दिया हुआ है आपको। The stability of Fe3 positive in acid solution as compared to Cr3 positive and Mn3 positive। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आई होप कि मैं सफल रहूंगा वो ऐड करने में। ठीक है, उम्मीद तो ऐसी है मुझे। तो देखिए कौन ज्यादा स्टेबल है, Cr3 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव या Mn3 पॉजिटिव। इनकी वैल्यूज कुछ दे रखी हैं आपको। इसकी वैल्यू दी गई है -0.4, इसकी वैल्यू दी गई है +0.8, इसकी वैल्यू दी गई है +1.5। एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता है जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो 3 पॉजिटिव में तो भैया ये रहेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, द ईज विद विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू अ सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम और मैग्नीज। देखिए इसमें कैसे करने वाले हैं हम। अभी देखो अगले में क्या पूछा गया है कि 2+ वाले केस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो 2+ वाले केस में भी आप वैल्यूज देखोगे, जिसकी वैल्यू जितनी कम है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही सारे के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी ज्यादा हैंग होने की आपको जरूरत है नहीं। चलिए निपटाइए इनको।